बीकॉम पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन द्वितीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम। पुस्तक का नाम बीमा के मूलाधार मूल तत्व। इसमें हमने अभी बीमा एजेंट के बारे में जाना था, बीमा एजेंट की परिभाषा, उससे संबंधित प्रावधान के बारे में जाना था, एजेंसी के बारे में जाना था। उसी में अब हम ये जानेंगे कि साधारण एजेंट तथा बीमा एजेंट में क्या अंतर होता है। तो देखने में तो सामान्यतः ऐसा लगता है कि दोनों ही एक ही है, लेकिन विविध प्रावधानों का अध्ययन करने पे हम ये जानेंगे कि इसमें पर्याप्त अंतर है। तो इसमें अंतर के आधार के हम लेंगे और उस पर हम अंतर को जानेंगे। सबसे पहले है कार्य संबंधी अंतर। पहले हम साधारण एजेंट की बात करें तो साधारण एजेंट सामान्यतः अपने प्रधान की ओर से कार्य करता है तथा प्रधान के तृतीय पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है, ये कार्य करता है। और लेकिन बीमा एजेंट की बात करें तो बीमा एजेंट भी अपने प्रधान की ओर से अन्य पक्षकारों को बीमा का आग्रह करता है तथा उनसे बीमा व्यवसाय प्राप्त करता है। अतः एजेंट स्वयं उन पक्षकारों से बीमा अनुबंध नहीं करता है। तो ये अंतर हो गया कि वो अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कर सकता है, जबकि बीमा एजेंट अनुबंध नहीं करता है। क्या करता है? वो आग्रह करता है, व्यवसाय प्राप्त करता है और प्रस्ताव लाता है, और प्रस्ताव जो है बीमा करता स्वीकार कर बीमा अनुबंध करता है। तो अनुबंध कौन करता है? बीमा करता है। दूसरा जो अंतर का आधार है वो अधिकार। सामान्य एजेंट को सामान्यतः स्पष्ट, गृहीत एवं दृश्यमान एवं संकटकालीन अधिकार होते हैं, जबकि बीमा एजेंट को सामान्यतः स्पष्ट एवं लिखित अधिकार ही होते हैं। तीसरा है नियुक्ति की विधि। साधारण एजेंट लिखित, मौखिक, गर्भित ठहराव द्वारा नियुक्त किया जाता है। बीमा एजेंट केवल लिखित अनुबंध द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता है, केवल ठहराव द्वारा नहीं। फिर है लाइसेंस। साधारण बीमा एजेंट बनने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधारण एजेंट बनने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बीमा एजेंट बनने के लिए पहले बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। फिर है अनुबंध करने की क्षमता। साधारण एजेंट किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, उसमें अनुबंध करने की क्षमता का होना भी अनिवार्य नहीं है, जबकि बीमा एजेंट बनने के लिए व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता होना अनिवार्य होता है। और आप देखिए कि इसमें जहाँ वह स्वयं अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है वहाँ तो अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो तो चलेगा, लेकिन बीमा एजेंट जहाँ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित नहीं करता है उसमें क्या अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है। फिर है शैक्षिक योग्यताएं। साधारण एजेंट में किन्हीं विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं का होना भी आवश्यक नहीं है, जबकि बीमा एजेंट की बात करें तो बीमा एजेंट बनने वाले व्यक्ति में कुछ शैक्षिक योग्यताओं का होना आवश्यक है। 5000 या अधिक की जनसंख्या वाले स्थान के बीमा एजेंट को 12वीं की परीक्षा तथा अन्य स्थान में बीमा एजेंट को 10वीं परीक्षा पास होना आवश्यक है। फिर बात करें प्रशिक्षण की। साधारण एजेंट को कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बीमा एजेंट को जीवन बीमा व्यवसाय या साधारण बीमा व्यवसाय का तथा मिश्रित एजेंट बनने के लिए दोनों ही व्यवसायों का
एक निर्धारित अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, जिसके बारे में मैंने इसके विनियमों में आपको बताया था। फिर है भर्ती पूर्व परीक्षा। साधारण एजेंट को भर्ती पूर्व कोई परीक्षा पास नहीं करनी होती, जबकि बीमा एजेंटों को भर्ती पूर्व परीक्षा पास करनी ही पड़ती है। फिर है विनियम। साधारण एजेंट के अधिकारों, दायित्वों एवं कर्तव्यों का नियमन अनुबंध अधिनियम के एजेंसी संबंधी प्रावधानों के अनुसार होता है। जो अनुबंध अधिनियम है 1872, उसमें जो एजेंसी संबंधी प्रावधान है उनके अनुसार उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का नियमन होता है। जबकि बीमा एजेंट के कार्यों, अधिकारों, दायित्वों आदि का नियमन बीमा अधिनियम एवं बीमा विनियम 2000 तथा निगमीय बीमा विनियम 2002 के अनुसार होता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि जो नियम है, जो नियमन किया जाता है वहाँ तो भारतीय अनुबंध अधिनियम है और यहाँ बीमा विनियम अधिनियम लागू होता है। फिर है लाइसेंस का नवीकरण। साधारण एजेंट को सामान्यतः लाइसेंस का नवीकरण कराने की आवश्यकता ही नहीं होती, लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं होती कई बार। तो बीमा एजेंट को प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि में अपने लाइसेंस का एक बार नवीकरण कराना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया को मैंने आपको बताया था। फिर है 2 या अधिक प्रधान। साधारण एजेंट के 2 से अधिक प्रधान हो सकते हैं। बीमा एजेंट किसी एक ही बीमाकर्ता के लिए बीमा व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। मिश्रित बीमा एजेंट जीवन बीमा एवं साधारण बीमा प्रत्येक के लिए एक बीमाकर्ता के लिए ही व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। फिर है पारिश्रमिक की अनिवार्यता। साधारण एजेंट को पारिश्रमिक का भुगतान करना अनिवार्य नहीं है। अन्य शब्दों में एजेंसी अनुबंध में प्रतिफल का होना अनिवार्य नहीं है और बीमा एजेंट को पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य है। फिर है पारिश्रमिक की दरें। साधारण एजेंट की पारिश्रमिक की दरें प्रायः औपचारिक रूप से घोषित नहीं होती। अगर पारिश्रमिक दिया भी जाता है तो वो ऐसा कोई उसके लिए औपचारिक रूप से घोषणा नहीं करी जाती और बीमा एजेंट की पारिश्रमिक दरें औपचारिक रूप से लिखित एवं घोषित होती हैं। इनका नियमन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण ये ध्यान देता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है। फिर है नवीकरण पारिश्रमिक। साधारण एजेंट को प्रायः ऐसा कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है। ये नवीकरण क्या है? नवीकरण जो है मतलब जो पॉलिसी लैप्स हो गई हैं उनको नवीकरण किया जाता है। किसके द्वारा? बीमा एजेंटों के द्वारा। तो बीमा एजेंट नवीकरण करता है और साधारण एजेंट भी किन्हीं अनुबंध का नवीकरण कर सकता है। वो परिस्थितियों के अनुसार निर्भर करता है कि किस प्रकार का अनुबंध है। अगर वो अनुबंध खत्म हो रहा है तो साधारण एजेंट भी उसको नवीकरण कराने में सहायता करता है और खुद भी उसका नवीकरण कर देता है, लेकिन उसका कोई पारिश्रमिक का कोई तय नहीं है, निर्धारित नहीं है। जबकि बीमा एजेंटों को अपने पूर्ववर्ती बीमा व्यवसाय पर भविष्य में प्राप्त होने वाले नवीकरण प्रीमियम पर पारिश्रमिक प्राप्त होता है। फिर आचार संहिता। साधारण एजेंट के लिए सामान्यतः कोई लिखित एवं औपचारिक आचार संहिता नहीं होती, जबकि बीमा एजेंटों के लिए लिखित एवं औपचारिक आचार संहिता होती है और उसका पालन करना, जैसा कि पहले बताया गया, अनिवार्य होता है।
आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होता है और आचार संहिता पालन नहीं करे तो उसके अधिकार छीने जा सकते हैं और उसका पारिश्रमिक रोका जा सकता है, उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो आचार संहिता बनी हुई है, उसका पालन करना आवश्यक है। लेकिन साधारण जो एजेंट होते हैं उनकी प्रकृति कई तरह की होती है, इसलिए उनकी आचार संहिता निर्धारण करना भी संभव नहीं है। धन्यवाद।